गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17th ऑफ अगस्त और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट हिंदू में आर्टिकल आया वो सारा हम लोग देखेंगे, कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चाइनीज़ ट्रैकिंग वेसल्स रीचेस श्रीलंका पोर्ट। ये न्यूज़ जो है वो रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो है वो चाइनीज़ वेसल्स आ चुका है। ठीक है, तो चाइना का जो वेसल्स है उसके बारे में श्रीलंका ने पहले कहा था इंडिया को कि वो नहीं आने देगा, बट हम लोगों ने देखा कि चाइना जो है वो श्रीलंका के मना करने के बाद भी आगे बढ़ते जा रहा था। तो फाइनली श्रीलंका को जो है वो परमिशन देना पड़ा चाइनीज़ वेसल्स को ये श्रीलंका में रीच करने के लिए। तो चाइनीज़ जो वेसल है वो हम्बनटोटा पोर्ट को ट्यूसडे को फाइनली रीच कर चुका है। तो ये जो है इसके कारण जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ये दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ये है इंडिया है, उन्होंने मना किया था श्रीलंका को चाइना का कोई भी वेसल्स को इंटर करने देने के लिए, क्योंकि चाइना जो है वहाँ हम्बनटोटा पोर्ट पर बैठ करके इंडिया पे जो है वो नज़र रख सकता है और कुछ जो है वो उसके दिमाग में चलते रहता है। तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो इंडिया के लिए क्रिएट कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और ये न्यूज़ में बरकरार रहेगा। तो कहाँ पर जो है वो चाइनीज़ वेसल श्रीलंका में आया, तो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, वहीं पर ट्यूसडे को जो है वो लैंड कर चुका है। ट्यूसडे को जो है वो वेसल जो है वो पहुंच चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो कैसा हुआ है, ये जो है कंपैरिजन किया गया है 2 ईयर के बीच में। 1991 में कैसा था प्रोडक्शन और 2018 में कैसा था प्रोडक्शन, वो दोनों को जो है देखा गया कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले जो है पंजाब हरियाणा का बताया गया है कि इसका जो है फूड ग्रेन उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। फूड ग्रेन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। फूड ग्रेन जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, तो ये सब में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। कहाँ पे? पंजाब हरियाणा में। फिर और भी बहुत सारे स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कुछ वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट हैं जो इस प्रोडक्शन में आगे हैं। और नॉन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस में भी ये लोग जो हैं वो आगे हैं। जैसे नॉन फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन, जूट। अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें ये सारे ग्राफ का, तो मध्य प्रदेश, यूपी एंड आंध्र प्रदेश ये सब जो है ये सब आगे हैं। ठीक है, क्या में? तो ये सब यील्ड में, फूड ग्रेन यील्ड में आगे हैं। उसके बाद और भी दिया गया है। तो ये 1991 का डेटा दिया गया है वर्सेस 2018 का यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है। ग्राफ जो है वो मेजर किया गया 1000 हेक्टेयर का, जिसमें कि एरिया शो किया जा रहा है मोर देन वंस। ठीक है, एंड एरिया सोन मोर देन वंस। जो भी एरिया पे उपजाऊ हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा हुआ है वैसा एरिया को शो किया जा रहा है। ठीक है, और उस एरिया को एक ही बार यहाँ पे काउंट किया गया ऐसा बताया जा रहा है। तो मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में जो है रिडक्शन देखने को मिला है नेट सोन एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अब कम जो है वहाँ पे एरिया में उपजाऊ किया जा रहा है। और जो है राजस्थान और गुजरात एंड यूपी जो है उसमें जो है वो चेंजेस देखने को मिला है, उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस डेटा में यही दिखा रहा है। तो 2017-18 का यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें कि बिहार उड़ीसा ये सब जो है इसमें घटते हुए दिखाया है, और जो गुजरात है उसके बाद यूपी है ये सब जो है वो बढ़ते हुए दिखाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड ग्रेन का भी दिखाया है, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है 1991 वर्सेस 2020 से। तो इस ग्राफ में जो है नॉन फूड ग्रेन दिखाया जा रहा है। नॉन फूड ग्रेन जो है हम लोगों को पता है ऑयलसीड हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये सबको नॉन फूड ग्रेन्स बोला जाता है। तो इसका प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स में जो है इसका ग्रोथ जो है वो डाउन भी हुआ है, जैसे तमिलनाडु और उड़ीसा में। और यूपी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, और महाराष्ट्र में इस साल के बीच में अगर हम लोग देखें तो।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन के बारे में दे रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो है वो इम्प्रूव हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो इसका प्रोडक्शन जो है वो कम भी हुआ है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, अगर हम लोग कंपैरिजन करें 1991 से लेकर के 2020 तक। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन किलोग्राम पर हेक्टेयर का ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें कि फिर से पंजाब और हरियाणा जो है वो लीड कर रही है। पंजाब और हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करिए। तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जिसे हम लोगों ने देख लिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यील्ड है, मतलब कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे हुआ है 1991 से लेकर के अभी 2020 तक में, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में है, जो कि जो है इसमें कुछ डिक्रीज देखने को मिला है। ऐसा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि कुछ जो है इसमें रिड्यूस देखने को मिला है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो इसका मतलब हुआ कि 1000 बच्चे में से जितने बच्चे का डेथ होता है उसको हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन देखने को मिला है। 2014 में जो था, 2014 में 45 पर 1000 बच्चे का जो है वो डेथ होता था। अब 2019 में जो है 35 पर 1000 बच्चे जो हैं इसमें है। तो इसमें जो है एक रिडक्शन देखने को मिला है 45 से लेकर के 35 तक। तो इसके बारे में जो है भारती परवीन पवार जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, उन्होंने ट्यूसडे को ये बताया है। डॉक्टर पवार जो हैं उन्होंने वर्चुअली लॉन्च भी किया है पालन 1000। ठीक है, पालन 1000 जो है उनको उन्होंने लॉन्च किया। नेशनल कंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप है ये एक तरीके का, जिसमें कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। ये जो पालन 1000 है वो फोकस करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चिल्ड्रन के लिए, जो कि उनके फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द लाइफ में ज़रूरी होता है। जब वो 2 साल के होने वाले रहते हैं तो उस टाइम पे जो होता है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो ये ऐप जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ये ऐप जो है वो प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा। फिर केयर गिवर जो रहते हैं, जो बच्चे का देखभाल करते हैं, उनको ये प्रैक्टिकली एडवाइस देगा कि डे टू डे जो उनका रूटीन होता है उसमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए, जिसके कारण जो है बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो और बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो इसको क्लियर, जितना भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग, वो सब ये ऐप जो है वो क्लियर करेगा। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया कि चाइल्ड का जो लाइफ है वो इम्पैक्ट करता है, पूरे देश पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है बेबी का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो है प्रेगनेंसी के समय ही शुरू हो जाता है, और तो इसी के कारण जो है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके हेल्थ पे, न्यूट्रिशंस पे और इन्वायरमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर भी ये ऐप जो है वो वर्क करेगा। अब उसके बाद द फर्स्ट 1000 डेज जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस पर जो है वो फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड के दौरान चाइल्ड का जो है वो ग्रोथ होता है, उसको राइट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, स्टिमुलेशन चाहिए होता है, लव वो चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो फर्स्ट 1000 ईयर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा एक सॉलिड प्लेटफॉर्म, ताकि चिल्ड्रन को जो है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये जो था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीड मोर चेंजेस टू द गाइडलाइन। तो कुछ गाइडलाइंस लाया गया नर्सिंग स्टाफ्स को लेकर के, जिसके रिगार्डिंग जो है नर्सिंग स्टाफ्स लोग जो हैं वो धरने पे बैठ गए। वो लोग को जो है कुछ और चेंजेस भी चाहिए गाइडलाइंस में। तो क्या क्या चेंजेस आया था? तो जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए हेल्थ मिनिस्टर ने नए गाइडलाइंस लाए थे। नए गाइडलाइंस जो थे उनको इस्टेब्लिश किया गया था उनके हेल्थ केयर के लिए। तो क्या क्या उस गाइडलाइन में था? तो उस गाइडलाइन में जो था उनके वर्क टाइम को रेगुलेट किया जा रहा था, स्टैंडर्डाइज वर्क इन्वायरमेंट, फिर चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, योगा मेडिटेशंस प्रोवाइड किया जा रहा था, और काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था वो लोगों को, स्टाफ को। बट नर्सिंग स्टाफ जो है ये सब चीज़ों से खुश नहीं थी। वो चाहती हैं कि कुछ चेंजेस जो है इसमें किया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा और ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या हो जाता है? तो बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे कि एब्सेंस ऑफ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एब्सेंस देखने को मिला, जैसे कि वाटर सप्लाई नहीं है समय पे,
फिर इन्फेक्शंस हैं, फिर और भी अदर इसेंशियल चीज़ है जो कि सप्लाई जो भी चाहिए होता है वो सब एब्सेंट है। फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ये सब को जो है वो लोग चाहती हैं कि ये सब चीज़ के ऊपर कुछ चेंजेस लाया जाए, ये सब चीज़ को लेकर के कुछ गाइडलाइन लाया जाए, क्योंकि ये मेन कॉमन बेसिक फैसिलिटी है जिसका रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट इसी चीज़ के लिए जो है ये लोगों ने यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि ये लोग धरने पे बैठ गई हैं ताकि कुछ चेंजेस जो है वो लाया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए हसन नॉट सो इम्प्रॉपर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्यूसडे को बोली है कि जो भी मतलब तलाक ए हसन है वो उतना मतलब नॉट सो इम्प्रॉपर, उतना इम्प्रॉपर नहीं है। तो तलाक ए हसन जैसा है वैसा ही रहेगा। वुमेन जो बहुत सारी थी उन्होंने जो है क्या किया कि कोर्ट में जा कर के अपील किया कि ये तलाक ए हसन जो है इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। तो तलाक ए हसन क्या है? तो तलाक ए हसन एक फॉर्म है, ठीक है, डाइवोर्स का, जिसमें कि मुस्लिम मैन जो है वो डाइवोर्स दे सकते हैं अपनी वाइफ को एक बार तलाक बोल करके, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 30 दिन करके मतलब कि ये लोग को टाइम दिया जाता है, जैसे कि 3 महीना का पीरियड होता है, 30 करके, और जो है डाइवोर्स उस हिसाब से दिया जाता है। 2 टाइप का होता है इसमें, जैसे तलाक ए हसन और तलाक ए हसन, ठीक है। तो तलाक ए हसन हो गया और एक होता है तलाक ए अहसन। तो तलाक ए अहसन क्या होता है? तो इसमें भी तलाक ही दिया जाता है, लेकिन इसमें 90 दिन का गैप मिलता है। जैसे कि तलाक अगर बोल दिया गया तो 90 दिन के लिए ये लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है और अकेले अकेले रहने के लिए बोल दिया जाता है। अगर ये लोग 90 दिन अकेले अकेले रह लेते हैं और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते, ये लोग को नहीं लगता कि साथ रहना ज़रूरी है, तो 90 दिन के बाद जो है ये लोग फाइनली अपना तलाक ले सकते हैं। तो तलाक ए हसन भी इसी तरह है, ठीक है, ट्रिपल तलाक की तरह ही है। इसमें 3 महीने का पीरियड दिया जाता है, उसके बाद जो है ये तलाक जो है वो फाइनल हो जाता है। बेंच जो है वो जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा लगाया गया था, जिसमें कि उन्होंने बोला कि मुस्लिम वुमेन जो है वो डाइवोर्स ले सकती हैं, ठीक है, और ये जो है वो इम्प्रॉपर नहीं है। तो बस इतना ही जो था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो है सलमान रुश्दी के बारे में बात हो रहा है। अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सलमान रुश्दी का जो है उन पे हमला हुआ है, जिसके कारण उनका आँख और लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है। क्या हो रहा था कि वो कुछ अपना स्टेज पे खड़े थे तो कोई आदमी आकर के उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण जो है उनका जो लीवर है और आईज है दोनों इतना अफेक्टेड हो जाता है कि वो जो है वो लिख नहीं सकते से मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे ऑथर रह चुके हैं, तो जिसके कारण जो है वो अब लिख नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। इनके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो है इनका जन्म जो है वो 1947 में हुआ है, 1947 में हुआ है। और ये जो है वो प्राइवेट स्कूल मुंबई से अपना पढ़ाई किए हैं। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए ये बाहर चले गए थे। इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा है, ठीक है। एक बुक जो था वो सतनायक करके कुछ बुक का नाम था, जिसके कारण जो है विवाद चल रहा था। उस बुक में जो है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के रिगार्डिंग, जिसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। और कहा जाता है कि इसी के कारण इन पे हमला किया गया है। जो स्टेज पे जो हमला हुआ है इसी के रिगार्डिंग हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने बुक में कुछ ऐसा लिख दिया था जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के डिसरिस्पेक्ट के मतलब कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा था, इसके लिए तो लोगों को बुरा लगा, ऑब्वियस है। तो इसी के कारण जो है इन पे जो है हमला हुआ है। और ये जो है मेन कॉज हो जाता है यही बुक, जिसके कारण इन पे हमला हुआ है। तो अब जो है ये लिख नहीं सकते और ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है इनके साथ। इनका क्या नाम है? सलमान रुश्दी नाम है। और ये बहुत अच्छा बुक जो है वो दिए हैं, जैसे बहुत अच्छा बुक दिए हैं। 12 अगस्त को ही इन पे जो एक आदमी था वो स्टेज पर आ करके इन पे अटैक किया न्यूयॉर्क में इन पे अटैक हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तब से ये जो है वो घायल हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब कि दुख की बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई पॉइंट्स इन द साइंस एंड टेक एंड इनोवेशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का जो हम लोग अभी देखेंगे। एक जो है वो लास्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग देख लेते हैं क्या है। अफ्रीकन चीता स्टिल स्टक इन ट्रांजिट। तो इंडिया जो है, हमें पता है कि इंडिया के पास जो है
इंडिया जो है अभी एक प्रोजेक्ट साइन किया जिसमें वो अफ्रीकन चीता को मंगवा रही है इंडिया में, ठीक है। तो इस साल जो है अराइवल हो जाएगा सारे चीता का। ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके किसके साथ, तो साउथ अफ्रीका और नमीबिया के साथ। यहाँ पे एक ये भी है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे है और नमीबिया जो है यहाँ पे है। ये आप लोगों ने ये पे देख लिया, क्या बोलते हैं इसको, मैप पे देख लिया अच्छे तरीके से। और तो ये जो है मंगवा रही है, कहाँ पे मंगवा रही है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में मंगवा रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक फॉरेस्ट रिजर्व है जिसका नाम है कूनो पलपुर फॉरेस्ट रिजर्व। उसमें मध्य प्रदेश के ये कूनो पलपुर फॉरेस्ट रिजर्व में जो है वो चीता को मंगवा रही है, ठीक है। कहाँ से मंगवा रही है, तो हाँ हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से मंगवा रही है। तो ये सब जो है वो प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है 1952 में क्या हुआ था, इंडिया में चीता एकदम नहीं था। अचानक से जो था डिक्लेयर कर दिया गया था कि एक भी चीता जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए चीता को जो है वो मंगवा रही है इंडिया, क्योंकि इसका स्टॉक जो है एकदम नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है हमारे कंट्री में रहे उसके लिए जो है वो मंगवा रही है चीता को इंडिया में। अराउंड 35 चीता जो है उसको मंगवा रही है ताकि जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। इंडियन हाई कमीशन इन नमीबिया जो है उन्होंने ट्वीट किया था पिक्चर भी मंडे को चीता के बारे में कि चीता जो है वो इंडिया में ट्रांसलोकेटेड होने वाली है, तो इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था। उसके बाद हम लोग अगर मैप में देखें तो प्लेस कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा जूम करके, क्लियर नहीं है लेकिन इंडिया के मध्य प्रदेश का जो कूनो पार्क है वहाँ पे आने वाला है चीता, ठीक है। यहाँ पे मैप में दिखाया कूनो का मतलब कूनो फॉरेस्ट रिजर्व एक पार्क है वहाँ पे, उसी में आने वाला है। तो ये जो है सेंटर इंडिया, मध्य प्रदेश कहाँ है इंडिया के मैप में, तो सेंटर में है, तो वहीं पे जो है वो आने वाला है बहुत सारा चीता, ठीक है। तो बहुत सारे चीता आने वाला, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। अभी जो है ये न्यूज़ में हमेशा रहेगा, तो हम लोग इसको और डिटेल्स में अगर अच्छे से होगा तो अफ्रीकन चीता के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस और टेक इनोवेशन के बारे में। इसमें बहुत सारा अच्छे से डिटेलिंग्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है किसके द्वारा लिखा गया, तो शेखर मांडे के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बताया कि पिछले 75 साल में साइंस और टेक जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है हमारे डेवलप्ड कंट्री के लिए। पहले के टाइम में क्या था कि कॉलोनियल रूल चल रहा था इंडिया पे, तो उसके कारण बहुत ही ज़्यादा हमारे वेल्थ वगैरह पे असर पड़ा था। लेकिन इंडिया जो है ये सबसे निकला है और उसके बाद जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है। 1947 में जो इंडिया का जीडीपी था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, 2.7 लाख करोड़ था, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी जो था वो 50 मिलियन टोन्स ही था। तो बहुत सारा चैलेंजेस थे इसके रिगार्डिंग, और एडुकेशन के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे जो कि इंडिया जो था वो फेस कर रहा था। फिर टेक्नोलॉजी भी उतना नहीं था, फिर इनोवेशंस वगैरह नहीं था। तो ये सब चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिसको बोलते हैं हम लोग CSIR। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है, जिसको कि फाउंड किया गया था 1942 में। तो ये जो है ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, साइंस और टेक के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, तो ये जो है प्रियोरिटी बना लिया इस चीज़ को और इस्टेब्लिश किया बहुत सारा नेशनल लैब को, ठीक है। तो बहुत सारा जो लैब है उसको इस्टेब्लिश किया और प्रमोट किया सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस को। बहुत सारा सेम ऑर्गेनाइजेशन था उसको जो है वो प्रमोट किया। उस टाइम पे उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सपोर्ट था गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का, तो जिसके कारण इसका अपना 5 जो था वो लैब इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद जो है 5 लैब जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। स्टार्टिंग में जो मतलब 5 ही लैब था, फिर धीरे धीरे जो है इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा लैब बन गया और अचानक से मतलब बहुत कमाल सा हो गया। और जो साइंस और टेक है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। बहुत सारा एग्जाम्पल है कैसे कैसे उन्होंने मतलब CSIR जो है वो कैसे कैसे हाँ मतलब अब ग्रोथ में हेल्प किया है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हो जाता है हमारा नेशनल
कैलेंडर का, ठीक है। तो नेशनल कैलेंडर जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, कहा जाता है कि CSIR जो है उसी के द्वारा जो है ये नेशनल कैलेंडर जो आया है, इसी के हेल्प से नेशनल कैलेंडर जो है वो आया है, ठीक है। तो ये जो है फ्रॉड वगैरह से प्रिवेंट किया है। मतलब ये नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट जो है वो क्या, नेक्स्ट इसका क्या योगदान है, तो नेक्स्ट देखें तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो स्टार्टिंग ईयर में इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा था, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री था तो सब लोग को राइट था कि वो अपना वोट दे सकता है। लेकिन क्या होता था कि एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा वोट दे देता था, तो जिसके चलते क्या होता था कि डबल वोटिंग हो जाता था। और डबल वोटिंग होता था तो एक पर्सन 2 वोट दे रहा है, 3 वोट दे रहा है, तो इससे क्या हो जाता था कि कोई मतलब कि जीत जाता था, जिसको मतलब ये लोग जिताना चाहते थे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है CSIR ने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया, तो एक इंक बनाया, इंक इसका सॉल्यूशन बनाया। इंक क्या, जो हाथ पे इंक लग जाता है जब हम लोग वोटिंग देने जाते हैं तो हमारे एक उंगली पे इंक लगाया जाता है, वो उसका जो मतलब कि इनोवेशंस है वो किया गया है CSIR के द्वारा। ये जो है सिल्वर नाइट्रेट से बनाया गया और ये जो रंग है वो जल्दी छूटता नहीं है, तो जल्दी नहीं छूटता, तो उसके कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि कोई भी पर्सन जो है जब तक ये अपना रंग जो है उसको छुड़ाएंगे तब तक तो वोट ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वाला रंग लेकर के दोबारा आते हैं तो पकड़े भी जाएंगे, तो इसके कारण जो ये बहुत बड़ा योगदान है CSIR का वोटिंग में भी। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है, नेक्स्ट जो है वो लेदर में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो लेदर का स्टोरी भी दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं था, फिर लोकल इंडस्ट्री था। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद का देखें तो उतना वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं था। तो इसमें भी जो है वो CSIR जो है वो एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारा हेल्प किया है ताकि डेवलप किया जा सके लोकल इंडस्ट्रीज को, बहुत सारा टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करवा करके उसने हेल्प किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस का, जो कि ये लेदर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इसने जो योगदान दिया है उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लोकल इंडस्ट्री पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, किसके द्वारा, CSIR के द्वारा बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो 2000 मतलब कि पहले क्या था, आज़ादी के जस्ट बाद 25,000 लोग जो थे वो आज़ादी के समय में एम्प्लॉयड थे लेदर इंडस्ट्री में। तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग जो थे इसमें एम्प्लॉयड थे, बहुत कम लोगों को रोज़गारी इसमें मिली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मतलब कि आगे बढ़ा, ठीक है, 1947 के आगे बढ़ते गया तो 1970s आया, तो गवर्नमेंट जो है एक डिसीजन ली कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ हाइड्स और स्किन जो है उस पर बैन कर दी, ठीक है, कि अब हम लोग जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट डिसाइड जो ये की वो एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था, और जिसके कारण क्या वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ लेदर इंडस्ट्री का इंडिया में। अगर हम लोग अभी बात करें वर्कफोर्स का तो मोर देन 4.5 मिलियन जो है वर्कफोर्स जो है वो बढ़ गया। पहले जो था एम्प्लॉयमेंट जितना ही कम था, अब उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लार्ज परसेंटेज ऑफ देम जो थी वो वुमेन्स थी, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो थी वो औरतें थी। और इंडियन लेदर प्रोडक्शन जो था पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट इन दिस सेक्टर्स आर क्लोज टू $6 बिलियन, तो $6 बिलियन हो गया एक्सपोर्ट। उसके बाद CSIR का फुटप्रिंट इस सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव था, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया, तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है CSIR जो है उसने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था CLRI, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ये जो है बहुत सारा मतलब कि टेक्नोलॉजी लेकर के आया ताकि लेदर प्रोडक्शन जो है उसको अच्छे तरीके से फिनिश मिल सके, ठीक है। बहुत सारा केमिकल्स वगैरह लाया जिसके कारण जो है लेदर का प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाया, बहुत अच्छा मतलब कि ग्रोथ होना शुरू हुआ और मैन पावर को नेक्स्ट जनरेशन तक ये लेकर के गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि 40% जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया लेदर इंडस्ट्रीज में और बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी देखने को मिला। तो CSIR का बहुत अच्छा रोल था। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो सक्सेस इन टेक्नोलॉजी देखने को मिला।
बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी लेकर के आया। जैसे उसका पहला एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है एग्रीकल्चर के लिए। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो जो है वो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान था CSIR का। कैसे योगदान था, तो उसके क्या करता था, बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री जो नीडेड था उसको इसके द्वारा बनाया गया। बहुत सारा जो मतलब कि एग्रो केमिकल्स जो था वो भी इसके द्वारा बनाया गया। बहुत सारा तरीका बताया गया कि किस तरीके से जो है वो क्रॉप को मतलब हम लोग रोपेंगे तो ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, तो ये सब कुछ बताया गया। फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो था वो भी इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर में। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो था उसका भी इन्होंने बहुत कुछ लैब वगैरह बनाया, जैसे हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। तो इस टाइप का बहुत सारा एग्रो केमिकल इन्होंने बनाया, जिसके कारण जो है बहुत फ़ायदा हुआ। फिर anti-HIV ड्रग्स भी इनके द्वारा बनाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी था फॉर द ग्रोथ ऑफ दी कंपनीज वगैरह जो भी है उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हमारे एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसी के बारे में मतलब बताया गया कि किस तरीके से हेल्प किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, पाथ टू सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस होने में भी CSIR जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट था। जैसे कि फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री जो था वो पहले अगर हम लोग देखें तुरंत आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा भूखमरी वगैरह चल रही थी, उतना ज़्यादा फूड और न्यूट्रिशन नहीं था। लेकिन ये क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह को बहुत सपोर्ट किया, तो जिसके कारण जो है वो फूड बहुत ज़्यादा हुआ और न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो इसके कारण जो है क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में बढ़ोतरी देखने को मिला इसके कारण। फिर एरोस्पेस सेक्टर्स इन द हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। इन प्रोटेक्टिंग इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इसने जो है वो इंडिया का जो पहले का नॉलेज सिस्टम था उसको भी प्रोटेक्ट किया। क्रॉप को प्रमोशन दिया, इन्हांस किया जो भी फार्मर्स का इनकम था उसको। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो 1950s में इन्फेंट फूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा था, जिसको कि CSIR ने सक्सेसफुली डेवलप किया अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इन्फेंट जो फूड प्रॉब्लम मतलब बच्चे को भी फूड का प्रॉब्लम्स होता था, तो जो भी प्रॉब्लम्स था उसको इसने टैकल किया। कैसे टैकल किया, तो मिल्क जो था उसको पाउडर में चेंज किया, और ये जो है अमूल इंडस्ट्री के साथ मिल करके किया, तो जिसके कारण जो है बच्चे को दूध जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर भी जा कर के पर्पल रिवॉल्यूशन में इसने हेल्प किया। तो साइंस और टेक इनोवेशंस में बहुत ज़्यादा इंडिया का जो है वो हेल्प किया। तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो साइंस टेक में क्या था, और जितना भी हाईलाइट्स किया हुआ था साइंस और टेक एंड इनोवेशंस को लेकर के एक एक पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल्स में हर चीज़ बताया गया था। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। एक आर्टिकल जो है वो ऊपर रह गया, ये जो है अंडरस्टैंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जो है उन्होंने अनाउंस किया था इंडिया में कि अब जो है वो टारगेट है कि हम लोग ब्लेंडिंग अचीव करेंगे 10% शुगर केन से। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो शुगर केन से बनाया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो ये आर्टिकल जो है हम लोग कल कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।